इन इलेक्शंस का जो भी नतीजा आएगा, उसके नतीजे में कोई बहुत बड़ा रिएक्शन आने की उम्मीद नहीं है। ये इलेक्शंस जो हैं ये बड़ी हद तक मैनेज्ड हैं। फेयर एंड फ्री होने की बात है, मेरा ख़्याल है ये सवाल करके तो तबसरा निगार को शर्मिंदा करना ही है। इलेक्शंस की क्रेडिबिलिटी का सवाल पाकिस्तान के कॉन्टेक्स्ट में हमेशा बड़ा ट्रिकी होता है। पाकिस्तान में इस वक्त के इलेक्शन में अगर आप पीटीआई के साथ जो कंडक्ट हो रहा है, जो सलूक हो रहा है, उसको ज़रा एक तरफ रख दें, तो बाकी आपका इलेक्शन कानून और ज़ाब्ते के मुताबिक हो रहा है। जिनकी मोहब्बत पीटीआई से है, वो इसको दूसरे एंगल से देखेंगे, वो देखेंगे कि ये तो बिल्कुल क्रेडिबल नहीं है। लेकिन मैं समझता हूँ कि ये पीटीआई के मामले में कुछ थोड़ी सी एक्सेसेस हुई है, कुछ जस्टिफाइड है, कुछ नहीं जस्टिफाइड है। इस वक्त तो ये बड़ा वाज़ेह हो चुका है कि ये इलेक्शंस जो हैं ये बड़ी हद तक मैनेज्ड हैं और जिस तरह से उससे पहले जो इवेंट्स हुए हैं और जिस तरह की सियासी और कानूनी जो मुश्किलात एक बड़ी पार्टी को पेश आई हैं, पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की तरफ मेरा इशारा है, उससे ज़ाहिर-सी बात है कि उनको इस इलेक्शन में बहुत नुकसान हुआ है। हम सिर्फ़ ये कह सकते हैं कि इंतख़ाबात हो रहे हैं, जो कि अच्छी बात है। जहाँ तक इनकी क्रेडिबिलिटी और फेयर एंड फ्री होने की बात है, मेरा ख़्याल है ये सवाल करके तो तबसरा निगार को शर्मिंदा करना ही है। आप अखबारात को उठा लीजिए पाकिस्तान के, उनमें आपको बहुत सी रिपोर्टें मिलती हैं कि फ़लाँ पार्टी की मीटिंग हो रही थी, डिसरप्ट हो गई, पुलिस ने छापा मार दिया, ये कर दिया, वो कर दिया। तो वही अगर आप इकट्ठी करें 2013, 2008, 2013, 2018, 2024, तो आप खुद ही इस नतीजे पे पहुंचेंगे कि 2024 में जो कार्रवाइयाँ काफ़ी ज़्यादा हुई। इन इलेक्शंस का जो भी नतीजा आएगा, उसके नतीजे में कोई बहुत बड़ा रिएक्शन आने की उम्मीद नहीं है। अब फौजी तनसीबात पे हमले का तो कोई सवाल नहीं है, और जम गफ़ीर भी नहीं आएगा। कहीं कहीं लोकलाइज्ड हो सकता है, कुछ मुज़ाहरे हो जाएं, लेकिन वो बड़ा मुज़ाहरा नहीं होगा। पाकिस्तान में बड़े मुज़ाहरे जब भी हुए हैं, वो इंटेलिजेंस एजेंसियों के मदद के बगैर नहीं हुए। 2013 के इलेक्शन के बाद जो है 4 हलकों के ऊपर फड्डा था और उसके ऊपर इमरान खान ने खूब तहरीक चलाई 2013-14 में 15 तक वो चला मामला। लेकिन उस वक़्त वो अकेले इमरान खान नहीं थे, उनके पीछे आईएसआई के जो चीफ थे उस वक़्त के जनरल ज़हीरुल इस्लाम, वो बाकायदा तौर पे उसमें शामिल थे, उस पूरी प्लानिंग में और वो उस हुकूमत को डिस्टेबलाइज़ कर रहे थे। तो अब यही डिपेंड करता है, आप मेरा इशारा तो समझ गए होंगे कि आने वाले हुकूमत में आईएसआई और एस्टेब्लिशमेंट क्या करते हैं, ये अब वक्त ही बताएगा। जिस पार्टी की भी हुकूमत बनेगी, उसकी अपनी स्ट्रेंथ क्या होगी नेशनल असेंबली के अंदर, यानी उसके कितने लोग इलेक्ट हुए हुए होंगे, और जो फिर वो कोalition बनाएंगे दूसरी पार्टियों से मिलके, और कितना बड़ा कोalition होगा, जितना बड़ा कोalition होगा उतनी ही कमज़ोर हुकूमत होगी। जिस तर्ज से ये इंतखाबात मुनक्किद करवाए जा रहे हैं और पॉलिटिकल इंजीनियरिंग हुई है, ये फार्मूला है पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी का, अदम इस्तेहकाम का। शायद 1-2 साल तो ये मामला ठीक चले, लेकिन उसके बाद ये मामला इस्तेहकाम की तरफ नहीं जाएगा और ये एक बड़ी तशवीशनाक बात है, क्योंकि सियासी इस्तेहकाम के बगैर माशी इस्तेहकाम नहीं आ सकता। जो चीज़ स्टेबिलिटी को डिस्टर्ब कर सकती है और उसके इम्कानात काफ़ी ज़्यादा हैं, वो ये कि मुंतखब हुकूमत और इस्टेब्लिशमेंट के दरमियान फिर कुछ इख्तलाफात पैदा हो जाएँ, और वो बहुत जल्दी हो जाते हैं। मिसाल के तौर से अब अ, पंजाब के अंदर चीफ मिनिस्टर कौन लगेगा? अगर पीएमएलएन जीत जाती है इलेक्शन, तो ज़ाहिर है कि वो अपनी मर्ज़ी का चीफ मिनिस्टर लगाएँगे, लेकिन वो मर्ज़ी का चीफ मिनिस्टर कौन होगा? क्या वो पीएमएलएन के जो कायद है नवाज़ शरीफ साहब, उनकी बेटी होगी या उनका भाई होगा या उनका भतीजा होगा? कौन होगा? मेरे ख़्याल में ये एक बोन ऑफ कंटेंशन होगी कि आप अपने किसी करीबी रिश्तेदार को इस तरह के करीबी बड़े ओहदे बाँटें। उसके बाद फिर देखना ये बाकी है कि ख़ारिजा पॉलिसी के ऊपर कोई डिफ़रेंस अगर हो गया, तो जो कि माज़ी में नवाज़ शरीफ का जो मसला रहा है एस्टेब्लिशमेंट के साथ, वो हिंदुस्तान से ताल्लुकात को बेहतर करने की वजह से प्रॉब्लम बना रहा है।
تو کیا اس بار اسٹیبلشمنٹ ان کا ساتھ دے گی؟ کیونکہ انہوں نے تو ابھی تک جتنے بیانات دیے ہیں وہ اپنی اس پالیسی پر قائم ہے، تو یہ دیکھنا باقی ہے کہ کس حد تک اسٹیبلشمنٹ ان کو امپاور کرے گی۔